हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी इक्वेशन ऑफ लाइन एंड हाइपरप्लेन्स की। बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मैंने आपको बताई थी कि W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0 इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अगर हम 3D की बात करें, बेसिकली बताई थी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W0 इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यही मैंने आपको, ये 3D में बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये 5D में अगर सपोज करो बात करें, तो बेसिकली ये जो प्लेन है बेसिकली हमारा हाइपर प्लेन हो जाएगा। ठीक है। तो हाइपर प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, इसलिए W1 x1 प्लस W2 x2 तरीके से W5 x डी तरीके से प्लस W0 इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस तरीके से बेसिकली यहाँ तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर ये हम डी डायमेंशन हो, ये डी बेसिकली कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 ऐसे करते करते WD x d। ठीक है। प्लस W0 इक्वल टू जीरो। तो हमने ये लास्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन हमने पढ़ी थी। तो गाइज अब हम एक वेक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा अपना नाइन्थ और टेंथ में, क्या पढ़ा होगा। वेक्टर्स क्या थे। वेक्टर्स जैसे अगर मैं बोलूं, बेसिकली वेक्टर मेरा क्या है, ये जैसे अगर मैं ये बोलूं 1 2 3, तो ये बेसिकली मेरा एक तरीके का वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है। और ये मेरा बेसिकली एक रो वेक्टर है। ठीक है। रो वेक्टर क्या होगा, रो वेक्टर वो हो गया बेसिकली एक रो में है। ठीक है। कॉलम वेक्टर क्या होगा, कॉलम वेक्टर मेरा एक तरीके के ऐसे होगा 1 2 3। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। तो इसकी अगर मैं शेप देखूं, इसमें एक रो है, इसका 1, और कितने कॉलम है 1 2 3, तो इसकी शेप 1 क्रॉस 3 है। और इसकी शेप देखो, इसमें 1 2 3 तीन रोज हैं और एक कॉलम है। हमेशा रो पहले आता है। ठीक है। बेसिकली इसकी शेप 1 क्रॉस 3 है, और ये मेरा जो कॉलम वेक्टर है, इसकी शेप 3 क्रॉस 1 है। ठीक है। तो हम ये वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो अब एक बात बताओ गाइस, एक बात समझो। मशीन लर्निंग में ना, मशीन लर्निंग में जब भी मैं वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है, जब भी मैं नॉर्मल, जब मतलब हमेशा, चाहे मशीन लर्निंग है चाहे कुछ भी है, जब भी मैं वेक्टर बोल रहा हूँ ना, वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक कॉलम वेक्टर की बात हो रही है, यानी कि वो ऐसे बात हो रही है। अगर मैंने बोला कि मेरा एक वेक्टर है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3, तो वो बाय डिफॉल्ट वो ये है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर है यानी कि उसकी शेप क्या होगी, शेप क्या होगी 3 क्रॉस 1। ठीक है, ये चीज समझो। वेक्टर इन यानी कि वेक्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, कॉलम वेक्टर है। ठीक है। चलो, अब ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक बात बताओ, ये जो हम W1 W2, ये W1 W2 W3 W4, ये WD तक ले रहे हैं, इसको, इसका अगर हम एक वेक्टर बनाना चाहें, इसका अगर हम एक बड़ा वेक्टर बनाना चाहें, तो हम ऐसे उसको नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे ये हमारा बड़ा W है, उसकी वैल्यूज है अंदर W1 W2 W3, ऐसे ऐसे करते करते WD। समझ गए। बेसिकली इसका अगर मैं वो देखना चाहूँ, तो इसकी शेप क्या होगी, के कितने रोज हैं, डी रोज हैं और एक कॉलम है। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हम ये क्रॉस 1 है ना, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डब्लू किस में बिलोंग करता है, हमारा डब्लू डी डायमेंशन बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्रॉस 1 है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा वेट वेक्टर इस डब्लू को वेट भी बोलते हैं और कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, वेट भी बोलते हैं और कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो W1 W2 W3, इनको वेट भी बोलते हैं और कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज है दोनों, इनको बस एक तरीके से बोला जाता है, एक नोटेशन दी जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर ये समझो, मेरा W ये है। ठीक है, मेरा W ये है, और मेरा X जो X1 X2 X3 है, वो क्या है, बेसिकली X को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, X1 ऐसे। ठीक है, बेसिकली अभी के लिए ये समझो, मैंने अपने एक्स को ऐसे नोटेशन दे दी, डब्ल्यू को ऐसे नोटेशन दे दी। ठीक है, अगर मैं अगर मैं डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इंटू, ये जो है डब्ल्यू इंटू एक्स,
डब्लू ट्रांसपोज आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता था? ट्रांसपोज अगर मैं डब्लू का ट्रांसपोज लूं, जो डब्लू ये है तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा W1 W2 W2 ऐसे ऐसे करते WD। समझ गए? तो बेसिकली डब्लू का ट्रांसपोज ये डब्लू ट्रांसपोज है और ये डब्लू है। मतलब बेसिकली ये अगर ये D क्रॉस वन है, ये D क्रॉस वन है, तो ये 1 क्रॉस D हो जाएगा। ये ट्रांसपोज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट लिखूं, ठीक है, W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट लिखूं, ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो अब देखो W ट्रांसपोज X क्या है तुम्हारा? W ट्रांसपोज क्या है? W1 W2 W3 ऐसे करते करते WD। X क्या है? X यहाँ पे X1 X2 XD, समझ गए, प्लस W नॉट। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहें, आपको याद हो अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, W3 यहाँ X3 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ये WD लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ये इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन 1 क्रॉस डी है, इसकी डायमेंशन D क्रॉस 1 है। जब ये और ये सेम होगा ना तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 ऐसे करते करते प्लस WD XD प्लस ये W नॉट। ठीक है, प्लस ये W नॉट। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन ही तो है। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन ही नहीं है? यहाँ पे हमने पढ़ा ये इक्वेशन ऑफ W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस WD तरीके से अगर ये इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है, यही तो मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है, यही तो मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है। तो अब ये किसके इक्वल है? मैंने इसी को तो खोला, तो बेसिकली मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन क्या हो गई? मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन हो गई W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट इक्वल टू 0। ये समझना कंसेप्ट बड़ा जरूरी है। मेरी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन क्या हो गई? W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट इक्वल टू 0। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। ये मेरा D कितना भी हो सकता है, अगर ये मेरा D3 है तो बेसिकली ये मेरी इक्वेशन ऑफ W3 X3 तक है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। अगर ये W1 और W2 है तो बेसिकली ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ठीक है? चलो अब ये हमने समझ लिया कि इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन क्या है हमारी, W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो अब ये तो जहां पे हमारा W क्या है, हमारा W ये है W1 W2 ऐसे करते करते WD, और X क्या है X1 X2 ऐसे करते करते XD। ठीक है, ये चीज है। चलो चलो ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है। अब एक और बात बताओ, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हो, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हो आपने, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या था। कि हमारा दो दो वेक्टर हैं, ठीक है, हमारे दो वेक्टर हैं, मैं ये छोड़ो, मैं W1 और W और X की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे दो वेक्टर हैं, W क्या है हमारा, ये है W1 W2 W ऐसे करते करते WD। X क्या है हमारा, X X1 X2 ऐसे करते करते XD XD। बेसिकली अगर मैं डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अगर आपको याद हो, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इस तरीके से ये होता है। आपको याद हो तो बेसिकली ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दिस ऐसे करते करते WD XD। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारा ये W डॉट X है ना, और ये जो W ट्रांसपोज X है, ये सेम होते हैं। ठीक है, जो W डॉट X है वो निकाल लो या W को ट्रांसपोज करके X से मल्टीप्लाई करो, वो एक ही चीज होती है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज है। तो हम ये जो ये लिख रहे हैं ना W ट्रांसपोज X प्लस W नॉट, इसको हम W डॉट X प्लस W नॉट भी लिख सकते हैं।
ठीक है, डब्ल्यू नॉट। तो मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई? हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी हमने पढ़ी थी डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी है हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी है। ठीक है, हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी है, ये दोनों हमारी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। यहाँ पे बेसिकली ये समझो कि अगर डी मेरा, ये जो डी है मेरा 3 है, डी अगर मेरा 3 है तो ये बेसिकली क्या है, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस W0 इक्वल टू 0। ये है, समझ गए? ये डी मेरा कुछ भी हो सकता है, ये डी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये समझ गए? चलो, अब हमने ये पढ़ लिया, ये हमारा बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन। चलो अब एक बात बताओ गाइस, मैंने ये तो तुम्हें समझा दिया इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन सारी चीजें। जो मैंने वेक्टर बोला, और ये जो वेक्टर बोला इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक बात बताओ, हमारे पास डेटा मैट्रिक्स होगा, डेटा सेट होगा हमारा, में हमारे ये फीचर्स होंगे x1। सपोज करो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x1 x2 और x3। ठीक है, ये x1 x2 x3 होगा। ठीक है, और हमारे पास एक लेबल होगा y वाला। ठीक है, बेसिकली ये हमारे 3 डायमेंशन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा एक पहला पॉइंट है, यानी कि पहले जो वैल्यूज हैं, पहला डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होंगी। सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है 2, इसके नीचे है 3, इसके नीचे है 4। ठीक है, सपोज करो 2 3 4 वैल्यूज है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, बेसिकली ये यहाँ पे जैसे 3 डायमेंशन में मैं प्लॉट करूँ, ये 2 3 4 एक तरीके का पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को x1 बोलूँ, x1 नहीं बोलता हूँ मैं, x11 बोल देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ x11 क्योंकि ये x1 मैंने यहाँ पे नोटेशन दे रखी है, ये x11 ये x11 है। ठीक है, तो अगर मेरा एक दूसरा डेटा पॉइंट x12 आया, तो वो बेसिकली अगर 5 4 2 है, तो बेसिकली कहीं भी हो सकता है 5 4 2, तो बेसिकली वो यहाँ कहीं होगा, x12 5 4 2 5 4 2। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वेक्टर मेरा, इस तरीके से मेरा ये पहला पॉइंट है, ये वेक्टर है ना, ये जो मेरा वेक्टर ये है मेरा डेटा पॉइंट, ये जो डेटा पॉइंट है बेसिकली ये वेक्टर एक तरीके का वेक्टर है। ये समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स है ना, इसको यूज कर रहे हैं अपने डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है, ये हमारा डेटा है, हमारा डेटा होगा कुछ, बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज होंगी। तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे, ये हम 3D में देख रहे हैं। ठीक है, हम 3D में देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, ये हम 2D में भी देख सकते थे, ज्यादा आसान रहता। 4D में तो हम विजुलाइज ही ना कर पाते, 4D में तो हम विजुलाइज ही ना कर पाते। चलो हम 3D में ही देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पहला पहला रो है, बेसिकली ये पॉइंट है। ठीक है, ये जो बेसिकली तरीके का ये पॉइंट है। तो सपोज करो ये तुम्हारा, सपोज करो तुम एक उसकी बात कर रहे हो, अमेजोन का रिव्यू है। ठीक है, अमेजोन का रिव्यू है, उसको तुम्हें बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करो तुम्हारी ये केस स्टडी है, बेसिकली ये एक पहला रिव्यू है, एक पहला रिव्यू है जिसके ये 3 फीचर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली तुमने अपने इस पहले रिव्यू को इस तरीके से प्लॉट कर लिया है। ठीक है, ये जो तुम्हारा पहला रिव्यू है कि ये दिस फोन इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट हैप्पी विद द अपीयरेंस विद द फीचर्स ऑफ दिस फोन। तो बेसिकली इस तरीके का जो रिव्यू है ना, इस रिव्यू को तुमने यहाँ पे एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, हम जो सारे हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, इनको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समझ गए? हम सारे अपने डेटा पॉइंट्स को हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमारे और जो सारे पॉइंट्स होंगे ना, सारे डेटा पॉइंट्स, ये कितनी भी डायमेंशन हो सकती हैं। ठीक है, ये हमने 3 डायमेंशन दी है, ये कितनी भी डायमेंशन हो सकती हैं। आगे की डायमेंशन में विजुलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 डायमेंशन में फिर भी आप विजुलाइज कर लोगे, 2 डायमेंशन में कर लो चाहे आपके, अगर ये 2 ही फीचर होते तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ है, तो बेसिकली एक डेटा पॉइंट आपका ये है, दूसरा डेटा पॉइंट आपका ये है, तीसरा डेटा पॉइंट ये है। इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो, इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। बेसिकली आपके जो सारे पॉइंट्स हैं एक तरीके के आपके वेक्टर्स हैं। ठीक है,
एक तरीके के आपके वेक्टर हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एवरी डेटा पॉइंट, तो आपका ये जो सारे डेटा पॉइंट है, इनको हम एक तरीके से वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो, अब अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है? अगर ये वेक्टर है, ये हाँ, ये वाला वेक्टर पॉइंट, ये जो ए ले लें अगर हम इसको, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्या होगा? ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें 2 3 4 है वैल्यू। ठीक है, यही होगा ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, अगर जैसे मॉड एक्स ले, बेसिकली मॉड एक्स वन स्क्वायर प्लस मॉड एक्स टू स्क्वायर प्लस मॉड एक्स थ्री स्क्वायर, जो इसकी 3 डायमेंशन है। अगर ये डी डायमेंशन है तो मॉड एक्स डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 ही डायमेंशन है, ये 3 ही डायमेंशन है, तो ये हम इतना कर रहे हैं। ये 4 डायमेंशन भी हो सकता है, ये 5 डायमेंशन भी हो सकता है, ये कितना भी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, तो चलो, हमने ये समझ लिया कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, ये थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी तो हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन लिए थे, सपोज करो 6 डायमेंशन है, तो सब 6 डायमेंशन में क्या होगा? जो पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी कुछ ऐसे 2 3 4 5 6 8, इस तरीके से होगी वैल्यू, 6 डायमेंशन होंगी। जो मशीन लर्निंग है उसमें हम थाउजेंड डायमेंशन की भी बात करते हैं, 1000 की, 2000 की, इस तरीके से भी बात की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये डायमेंशन है, एक तरीके से आपका ये डेटा पॉइंट है। इस डेटा पॉइंट को आपने कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट करो? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 डायमेंशन में भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, ये कितनी भी डायमेंशंस हो सकती हैं। चलो, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमने समझ लिया कि कितनी भी डायमेंशन हो सकती है। अब हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक सेकेंड, हमारे 2 पॉइंट हैं। सपोज करो हम 2D की स्पेस में है, 2D डायमेंशन, यानी कि हमारे 2 फीचर हैं, x1 x2, और हमारा एक लेबल है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 ही फीचर हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे 2 फीचर हैं, तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, और हमारा एक जो डेटा सेट है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, तो उसमें सपोज करो यहाँ, तो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू x11 x12, दूसरा पॉइंट x21 x22। ठीक है, इस तरीके की 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पहला डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट है। मैं जस्ट नोटेशन दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो ये जो ए पॉइंट है, इसको हम, ये x11 x12 है, और ये अगर बी है, तो ये बी पॉइंट x21 x22 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये इस तरीके से नोटेशन हो सकती है, ये पॉइंट की इस तरीके से नोटेशन हो सकती है। ठीक है, तो चलो, ये हमने बोल दिया कि ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं बोलूं अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एंगल बताओ, व्हाट इज द एंगल, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता था? अगर आपको याद हो, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें याद हो, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपको डॉट प्रोडक्ट याद है? डॉट प्रोडक्ट याद है, तो डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने दो वेक्टर हैं ए और बी, तो मैं ए और बी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि x1 x2 हम बहुत यूज कर चुके हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। ए डॉट बी अगर हमें निकालना है, तो वो हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, याद है? यही होता था ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा हो, आपको नहीं भी पढ़ा तो अब पता लग जाएगा आपको कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें जो थीटा होता है ना, इसलिए थीटा जो होता है ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। ये मॉड ए क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
तो ये कॉस थीटा हो गया। तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही मैंने बताया कि ये बेसिकली एंगल बिटवीन जो थीटा है, अगर मैं इन अब ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए है, ये ए है ले लो, ये बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक तरीके से तुम्हें ये बताना चाहा है कि जो अगर मेरा ए वेक्टर है, तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट की उसमें लिखूं, तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट के उसमें लिखूं, बेसिकली क्या होगा, एक बारी रुको मैं इसको समझाता हूँ। ये ए वेक्टर क्या है मेरा, ये ए वेक्टर है मेरा x11 x12। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है मेरा x21 x22। ठीक है, ये मैंने ए और बी इसलिए यहाँ पे ए और बी लिखे हैं ताकि तुम एक्स और उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये एक्स और उसमें कंफ्यूज ना हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली x11 x12 है, बी में x21 x22 है। और एक बात ध्यान रखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जनरली सारे क्या होते हैं, जनरली सारे कॉलम वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, ये जो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली क्या होगा, x11 इंटू x21 प्लस x12 इंटू x22, यही होगा ना। ठीक है, और और इसको अगर हम यहाँ पे मॉड ए को लिख सकते हैं, मॉड ए को लिख सकते हैं हम x11 स्क्वायर प्लस x12 स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड ए हो गया। मॉड बी क्या हो गया, अंडर रूट x21 स्क्वायर प्लस x22 स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया बेसिकली x11 x21 प्लस x12 x22 बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो बाय अगर मैं इसको मैं एक्स मॉड मॉड एक्स मॉड ए ही लिख दो, मॉड ए ही लिख दो, इसको मॉड बी लिख दो, तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कॉस थीटा होता है। अब तुम थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये जो पूरा इसका कॉस इनवर्स ले लो। ठीक है, चलो, ये तो मैंने बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स बतानी थी, ये समझा दिया। ठीक है, अगर एक बात बताओ, ये एंगल अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। तो बेसिकली अगर कॉस थीटा जीरो है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा जीरो है, बेसिकली ए डॉट बी, अगर मेरे दो वेक्टर हैं, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा जीरो थीटा 90 डिग्री है तो ये जीरो हो गया, यानी कि मेरे दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, तो वो एंगल बेसिकली उनके बीच में 90 डिग्री है। ये बस तुम्हें पता होना चाहिए। मैं बेसिकली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। ठीक है, वो जीरो होता है, ये पता होना चाहिए। और एक और चीज मैंने तुम्हें बता ही चुका हूँ कि ए डॉट बी ये जो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज बी के इक्वल। ठीक है, ये पता होना चाहिए, चीजें चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये तो तुम्हें समझ आ गया, मैंने बता दिया। ये थोड़ी सी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये क्यों होती हैं। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्यों होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, हमारे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के बारे में और डीपर में जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।